आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपको पूरा जो है देखनी है वीडियो को, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको वो सभी को नोट करते जाना है। ठीक है, और याद रखना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ध्यान से देखेंगे और जो है याद करने की कोशिश करेंगे। नोट बनाना हो तो नोट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखिए। है ना, आपके एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है। अभी तो सिर्फ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसका क्या क्या काम है ये सभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इतना बस अभी याद रखना है। ठीक है, आगे मैं और आपको बता दूंगा। तो आपको लिखना है पौधों के कुछ प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे कि रेजिन हो गया, जो चीर और देवदार जैसे पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? हाँ, रेजिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? चीर और देवदार जैसे पौधे जो होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। वहीं पे हम बात करेंगे गोंद की, तो गोंद जो है बबूल हो गया, नीम हो गया, है ना, इस तरह के पौधों में जो है उत्पन्न होते हैं ये। है ना, गोंद जो है बबूल, नीम जैसे पौधों में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वहीं पे आगे हम बात करेंगे टैनिन की, तो ये रबर के पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रबर के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे एल्केलाइड की। है ना, एल्केलाइड की, तो ये हो गया आपका अफीम, कॉफ़ी और धतूरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉफ़ी और धतूरा। है ना, अफीम हो गया, कॉफ़ी हो गया, धतूरा हो गया, इसमें जो है एल्केलाइड पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है। ठीक है, पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखने के लिए अगर आपसे बोले जाते हैं तो आपको इसी प्रकार जो है आपको लिख देना है, रेजिन, गोंद, टैनिन, एल्केलाइड। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन से हैं, उसका नाम लिखिए। है ना, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको उसका नाम मेंशन करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें भी सिर्फ आपको नाम लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इस प्रकार है। जैसे कि पहले नंबर पे हमने रखा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, क्लियर है, और पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, लास्ट में हमने मेंशन करा है एड्रीनल ग्रंथि का। है ना, तो ये सभी आपको याद रखना है और लिख देना है अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं, उसका नाम लिखने के लिए बोला जाए तो आपको क्या लिखना है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रीनल। क्लियर है? दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेनार्क एवं मेनोपॉज में क्या अंतर है। है ना, क्या डिफरेंस है। आपको इसी तरह से डिफरेंस के कई तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्वयंपोषी और परपोषी में अंतर आपको पूछे जाएंगे। है ना, ऐसी बहुत से चीज़ें हैं जिसमें आपको डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिख देना है ना, तो आपको टेबल में भी कर देना है, या पहले आप मेनार का लिख दो, उसके बाद जो है मेनोपॉज का लिख दो। है ना, तो दोनों का अलग अलग से जो है डिफरेंस आपको बताना होता है। बस 2 से 3 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट आप बता सकते हो। क्लियर है? देखिए हम पहले बात करेंगे मेनार्क की। तो मेनार्क जो होते हैं ये पहली बार मासिक धर्म शुरू होने की प्रक्रिया होते हैं। है ना, मेनार्क क्या होते हैं? ये पहली बार मासिक धर्म शुरू होने की प्रक्रिया होती है। और वहीं पे मेनोपॉज की हम बात करें तो मेनोपॉज जो है मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद होने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बंद होने की प्रक्रिया होती है। क्लियर है?
वहीं पे दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे मेनार्क की, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आमतौर पर 10 से 16 वर्ष की उम्र में होती है, 10 से 16 वर्ष की उम्र में होती है। वहीं पे ये आमतौर पर क्या हो जाएगा, मेनोपॉज की बात करें तो 45 से 55 वर्ष की उम्र में होती है, 45 से 55 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे किसकी, वहीं पे हम बात करेंगे तीसरी पॉइंट मेनार्क की, तो ये यौन की शुरुआत और प्रजनन क्षमता के प्रारंभ को दर्शाता है। क्या करता है जी, दर्शाता है। क्लियर है। वहीं पे हम मेनोपॉज की हम बात करेंगे, तो मेनोपॉज का तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, ये प्रजनन क्षमता की समाप्ति को दर्शाएगा। क्या करेगा, समाप्ति को दर्शाएगा। ये छोटा सा जो है 3 क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है बस। ठीक है, ये जो है आपको अति लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको स्टडी कैंट पे, और स्टडी कैंट 2.0 पे इस तरह के थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाते हैं पढ़ने को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देना है क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।